नमस्कार। मैं विश्वास उड़गे हूं। आज का जो विषय है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का जो निर्णय किया है उसके बारे में है। कल कैबिनेट की मीटिंग हो गई और सेंट्रल कैबिनेट में यह तय किया गया कि 1 अप्रैल 2025 मतलब अगले साल जब बजट का ईयर शुरू होता है उस वर्ष से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। अब ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम और आज के दौर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो न्यू पेंशन स्कीम है, जो आज 23 लाख कर्मचारियों को लागू है केंद्र सरकार के, वही बात हर राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू है। ये संख्या अगर देखी जाए तो करीब करीब 1 करोड़ हो जाती है। अब इन लोगों को आज के तारीख में मतलब 1 मई 2004 के बाद ये एनपीएस में है। अभी सभी जगह है ये एक मांग है कि भाई हमें एनपीएस नहीं चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। ओपीएस का मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस का मतलब न्यू पेंशन स्कीम। अब ये जो बदलाव जो है ओपीएस से एनपीएस बना, अब केंद्र सरकार एनपीएस से और बदलाव करके यूपीएस लाना चाहती है, मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब हम इनको जानने की कोशिश करेंगे कि ओपीएस क्या है। तो ओपीएस सेंट्रल पे कमीशन के तहत जो कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं उनको एक पेंशन मिलती है। आखिरी वर्ष में उनका जो बेसिक पे होता है, 12 महीने के अगर बेसिक पे ले ले, उसका एवरेज सैलरी निकाले तो बेसिक पेंशन के 50% बेसिक पेंशन बनता है। और उस बेसिक पेंशन पे महंगाई भत्ता जो नौकरी करते वक्त मिलता है, वही महंगाई भत्ता बेसिक पेंशन पे मरते दम तक मिलता है। उसे कहा जाता है पेंशन। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और बहुत सालों से, मतलब स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार की यह स्कीम चल रही है। और अगर कोई कर्मचारी मरता है, उसकी मृत्यु होती है, तो उसके फैमिली को भी आज के तारीख में वो पेंशन 60% से भी ज्यादा है। मतलब कर्मचारियों को मरते दम तक, उनके बाद फैमिली को। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम भारत सरकार के तहत थी, जो राज्य सरकारों में भी लागू थी। उसे ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है। 1 मई 2005 के बाद 4 के बाद ये स्कीम बंद हो गई और उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्र और राज्यों के लिए एनपीएस लागू हुआ। अब एनपीएस क्या है ये पहले हम समझते हैं, बाद में हम यूपीएस की तरफ जाएंगे। एनपीएस का मतलब न्यू पेंशन स्कीम। ये सरकार का एक डिफाइंड पेंशन स्कीम उन्होंने कहा है। अब ये डिफाइंड पेंशन डिफाइंड कौन करता है? तो सरकारी कर्मचारी जो 1 मई 2004 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइन हो गया, उसके बेसिक पे में उसमें से 10% कट होता है और 14% सरकार उसमें ऐड करता है। मतलब 10% एम्प्लॉयज के होते हैं और 14% सरकार के होते हैं। कुल मिला के उस बेसिक पे के 24% रकम वो ट्रांसफर होता है म्यूचुअल फंडों को। म्यूचुअल फंड सरकार ने जो तय किए कि पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2008 का है। जब यूपीए 2 के समय में चिदंबरम सरकार ने पीएफआरडी एक्ट ये बनाया, ये लीगल प्रोविजन है, ये एक रेगुलेटरी संस्था है। लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत जैसे कंपनीज काम करते हैं, म्यूचुअल फंड काम करते हैं, वैसे ये पीएफआरडी के तहत जो पेंशन जमा होता है वो म्यूचुअल फंडा में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ट्रांसफर करती है। मतलब 10% आपका, मतलब कर्मचारियों का पैसा, 14% सरकार के बजट में से आया हुआ पैसा, ये म्यूचुअल फंडों को ट्रांसफर होता है। उस वक्त ये तय किया गया था कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो म्यूचुअल फंड है वो इसको हैंडल करेगा।
वो तो हैंडल करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अभी रिलायंस या फिर स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड या पीएनबी म्यूचुअल फंड या बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड, ऐसे 10-12 म्यूचुअल फंडों के पास ये पैसा ट्रांसफर होता है और फिर म्यूचुअल फंड मार्केट में ये एनपीएस का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप में, मिड कैप में या स्मॉल कैप में करते हैं। ये एक हुआ तरीका। अब एनपीएस में मार्केट में जो पैसा जमा होता है, तो मार्केट तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है हर म्यूचुअल फंड, तो हर दिन शाम के 5 बजे उस एसेट की वैल्यू क्या है वो बताते रहते हैं। तो एसेट की वैल्यू कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलेगा, जितना पैसा कर्मचारी रिटायरमेंट के तक जमा होता है 10% अधिक 14%, उस पर जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा तो वो ज्यादा होता है या कम होता है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है एएमसी है, वो हर रोज उसकी वैल्यू बताते हैं। ये वैल्यू मान लो 100 रुपया सरकार की तरफ से म्यूचुअल फंडों में जमा हो गया, तो 100 के 115 या 120 हो सकते हैं लॉन्ग रेंज में, या फिर 97, 95, 90, 85 भी हो सकते हैं। आखिर में उस कुल मिला के जो वैल्यू है, जो सरकार की तरफ से पैसा म्यूचुअल फंड के पास जाता है पेंशन का, उसकी वैल्यू मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद वो एसेट मैनेजमेंट का सवाल आता है। और इसलिए इसमें हमें सुरक्षा नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, और फिर उसमें फैमिली पेंशन नहीं है। अब ये पेंशन इसको कहा जाए या नहीं कहा जाए, तो इसको एनपीएस है और न्यू पेंशन कहा जाए, लेकिन ये आखिर में मार्केट में कोई एक व्यक्ति इन्वेस्ट करे या सरकार और व्यक्ति इन्वेस्ट करे साथ में मिलके, तो आखिर में ये इन्वेस्टमेंट स्कीम है। तो मैं कहता हूं ये न्यू पेंशन स्कीम नहीं, ये न्यू इन्वेस्टमेंट स्कीम है। और इसलिए 2004 के बाद अब तक करीब करीब 20 साल हो गए, केंद्रीय कर्मचारी 23 लाख और हर राज्य के कर्मचारी 70 लाख, कुल मिला के सब लोग अब शोर मचा रहे हैं कि एनपीएस हमें सोशल सिक्योरिटी नहीं देता, ये इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ नहीं है, ये कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हमें एनपीएस नहीं चाहिए। इसमें 100 के 110 या 100 के 95 और 90 रुपए भी हो सकते हैं, इसका कोई गारंटी मार्केट नहीं देता है, तो हमें ओपीएस चाहिए, ये उनकी मांग है। और इसलिए पिछले कई सालों से ये आंदोलन चल रहे हैं, और मैं कहता हूं कि ये महाराष्ट्र सरकार के भी 29 तारीख से महाराष्ट्र सरकार का भी दूसरा आंदोलन होने वाला है, इनडेफिनिट स्ट्राइक होने वाला है। और पिछले कई सालों में जो आंदोलन हो गए, उसमें कांग्रेस ने ये प्रॉमिस किया कि हम आपको सभी कर्मचारियों को, हम सत्ता में आते हैं, वो हिमाचल प्रदेश में दिया, वो राजस्थान में दिया, छत्तीसगढ़ में दिया, और जहां कहीं तेलंगाना हो या फिर कर्नाटका हो, हर राज्य में जहां इलेक्शंस होते हैं, तो कांग्रेस ये कहती है हम सत्ता में आने के बाद हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। और केंद्र सरकार में लोकसभा के बाद आने के वक्त उन्होंने अपने चार्ट ऑफ डिमांड में या मैनिफेस्टो में लिखा था, हम केंद्र में सत्ता में आते ही हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। अब ये इंडिया अलायंस का एक मैनिफेस्टो हो गया है। अब हम जब देखते हैं कि 4 राज्यों में इलेक्शंस, जहां पे महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड, यहां पे इलेक्शंस है, और अगले साल तुरंत 2 बड़े राज्यों में इलेक्शंस है, तो इसलिए केंद्र सरकार ने अब यह तय किया है कि हमको ये पेंशन की मांग के ऊपर करीब करीब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 1 करोड़ लोग हैं, बैंकों के, इंश्योरेंस कंपनियों के और पीएसयू के और करीब करीब आधा करोड़ लोग हैं। तो ये 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग, मतलब उतनी फैमिलीज बनती है। ये इलेक्शन के वोटिंग पे प्रभाव डालने वाला है, और इसलिए हमें एनपीएस के बजाय एक यूपीएस को सोचना बहुत जरूरी है। अब कल जो कैबिनेट की मीटिंग हो गई, उसमें यह तय हुआ है कि ओपीएस जैसा पिछले मतलब रिटायरमेंट के वक्त जो 12 महीने होते हैं, उसके एवरेज जो पे है, बेसिक पे है, उसके 50% बेसिक पेंशन बनती है। तो यूपीएस में यह तय हो गया
कि हम भी देंगे यूपी स्कीम में। दूसरी बात ये तय हो गई कि हम फैमिली पेंशन भी देंगे, उसमें 60% लागू हो जाएगा। मतलब कर्मचारी की मृत्यु होती है तो 60% फैमिली पेंशन मिलेगी। अब ये तय हुआ कि 2004 से जो सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के हैं या राज्य सरकार के हैं, अगर राज्य सरकार चाहती है तो वो भी ये लागू कर सकती है। और इसके लिए केंद्र सरकार बजट में 6,800 करोड़ हर साल बजट में से ऐड करेगा और उसमें ये गारंटी करेगा कि बेसिक पेंशन, उसके ऊपर ये पेंशन मिलने चालू हो जाएगी रिटायरमेंट के बाद। नंबर 1 की बात। नंबर 2 की बात, कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उसमें फैमिली पेंशन 60% मिलेगी। नंबर 3 की बात, ये एश्योर्ड गारंटी होगी क्योंकि सरकार इसका फंडिंग बजट में से करीब करीब हर साल 6,800 करोड़ ये करेगी। ये कैसे करेगी? सरकार ने कल कैबिनेट में जो निर्णय लिया है उसमें यह बताया है कि सरकार जो 14% कंट्रीब्यूट कर रही थी एनपीएस में, वो 14% के बजाय 18.5% करेगी। मतलब सरकार के बजट में से और 4.5% ऐड हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 6,800 करोड़। वो बजट में से प्रोविजन होगा। मतलब 18.5% जो कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी टैक्स पेयर्स के कलेक्शन में से, मतलब बजट में से, तो ये 18.5%, एम्प्लॉइज की 10%, ये कुल मिला के मार्केट में दिया जाएगा। इसमें एक एश्योर्ड गारंटी दी जाएगी कि हम आपको 50% लास्ट डाउन बेसिक के एवरेज 12 महीने के अगर ले लो तो वो बेसिक पेंशन जो बनता है उसके ऊपर हम 10 साल की सर्विस है तो 10,000 की पेंशन मिलेगी। लेकिन 10 साल की सर्विस और 25 साल की सर्विस तक ये पेंशन एलिजिबिलिटी का नॉर्म बनाया है यूपीएस में। 10 साल मिनिमम, 25 साल की एलिजिबिलिटी बनेगी और रिटायरमेंट के दिन के बाद आपको रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेच्युटी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको एक रकम मिलेगी और 50% बेसिक पेंशन हम उसको पेंशन कहेंगे। अब इसमें देगा कौन, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये यूपीएस की स्कीम, हमारा कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाजार को देगी, मार्केट को देगी। मतलब जो एनपीएस में दिया जाता है वही यूपीएस में दिया जाएगा। अभी तक न्यूज़पेपर्स में जो छप के आया है उसके हिसाब से जो स्कीम्स दिखाई दे रही है, इसमें यह स्कीम यूपीएस ये मार्केट चलाएगी। मार्केट का मतलब होता है म्यूचुअल फंड, और सरकार गारंटी देगी कि हम आपको 50% लास्ट डाउन बेसिक पे ये आपकी पेंशन देंगे। 10 साल की सर्विस है तो 10,000 पेंशन आपको देंगे और आपकी एलिजिबिलिटी रिटायरमेंट के वक्त होगी, लेकिन 25 साल ये आपकी एलिजिबिलिटी है और ये हम 2004 से मतलब 20 साल पीछे जाके लागू करेंगे। हाँ, लोगों को अपनी कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी जो रिटायर हो गए हैं। इस तरीके से उन्होंने एक रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट दिया है। लेकिन सरकार ने एक ऑप्शन रखा है, आज 2004 के बाद 2024 तक मतलब 20 साल में जो लोग ज्वाइन हो गए हैं, जो एनपीएस में है, वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या उनको ऑप्शन दिया जाएगा, आपको अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो 1 अप्रैल 2005 से लागू होगी, उसमें अगर आपको ज्वाइन होना है तो आपको ऑप्शन लिख के देना पड़ेगा। मतलब सवाल यह है कि 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी, 70 लाख स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, इनको लिख के देना पड़ेगा सरकार को कि हमको एनपीएस नहीं यूपीएस चाहिए। अब मेरे सवाल है कि लोग कहते हैं कि हमको एनपीएस नहीं चाहिए क्योंकि एनपीएस ये कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ये कोई जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन से सुरक्षा देने वाली, मतलब महंगाई भत्ता से जुड़ा हुआ ये पेंशन नहीं है।
और इसमें फैमिली पेंशन भी नहीं है। एनपीएस में फैमिली पेंशन नहीं है, लेकिन यूपीएस में फैमिली पेंशन है, यूपीएस में बेसिक पेंशन भी है, यूपीएस में पेंशन की कंसेप्ट भी है। लेकिन ये इन्फ्लेशन मतलब महंगाई भत्ता इससे जुड़ा हुआ नहीं है।